Hello, good morning SRKN. I am Madan Sharma, senior faculty in SRK जोबनेर। बेटा SRK ने जो कोरोना क्राइसिस है उसके अंदर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपके क्लासेस के लिए, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे और आप इस कोरोना के क्राइसिस में घर पे बैठकर भी एक बहुत अच्छी शानदार वाली पढ़ाई कर सके। उसके लिए अपने डिजिटल क्लासेस स्टार्ट की है। अब मैं आपको बताऊं, अपने 11th क्लास जो बच्चे 11th से 12th में आए हैं पहले उनके लिए अपने क्लासेस स्टार्ट की है। 11th क्लास में अपने कुछ चैप्टर ऑफलाइन पढ़े थे और कुछ अपने ऑनलाइन पढ़े थे। अब अपने यहाँ पर अपन बात करते हैं 12th क्लास की। तो अपना जो टॉपिक कहां से स्टार्ट होगा, देखो अपने पास क्या है, अपन बात करते हैं 12th क्लास में। तो देखो 12th क्लास में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है मैथ का, और उसमें यूनिट में डिवाइड कर रखा है, अलग अलग यूनिट होती है, अलग अलग मार्क्स होती है। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। अब देखो त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं वो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। इसके अपन 5 पोर्शन लेके चलते हैं। सबसे पहला पोर्शन त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, ठीक है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये दोनों हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था। त्रिकोणमितीय अनुपात एक होता है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण जिसको इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया HD हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद में एक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है प्रतिलोमवर्तीय फलन। क्या है? प्रतिलोमवर्तीय फलन। प्रतिलोमवर्तीय फलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो बेटा, इस पॉइंट को अपन कई बार प्रतिलोमवर्तीय फलन, इंग्लिश में इनवर्स सर्कुलर, CIR है ये, ठीक है ना, सर्कुलर। थोड़ा सा हैंड राइटिंग की दिक्कत आएगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में। अपन बात करते हैं इनवर्स सर्कुलर या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसको सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। जैसे सर्कुलर फंक्शन क्यों कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो हमें पता है सर्कुलर, आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसकी एक रेंज होती है और उसमें एक जो होता है 0 से अपन एक राउंड लेके चलते हैं तो 0 से 2 पाई का एक राउंड होता है। कैसे होता है? जैसे ये आपका x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ओरिजिन है। अगर कोई अपन यहां से पॉइंट से स्टार्ट करे तो यूं राउंड करके जब वापस मिलते हैं तो हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है, और इसको इसलिए सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। तो देखो अपने पास एक तो आता है कि जो त्रिकोणमितीय फलन है उसी को अपन सर्कुलर फंक्शन बोल रहे हैं। सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं आपको पता लग गया, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे वो एक कंप्लीट राउंड में पढ़ते हैं। फिर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक प्रतिलोम फलन। अपन बात करें कि इनवर्स फलन या इनवर्स फंक्शन क्या होता है। इनवर्स या प्रतिलोम फलन, अब देखो इसको डिटेल से पढ़ने के लिए, आपको वैसे जाना कहां पड़ेगा, 11th क्लास में भी होता था ये, जब अपन शुरू में देखा होगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन 11th में अपन किया नहीं क्योंकि अपने पास टाइम की कमी थी। अपन इसको दोबारा से पढ़ेंगे फंक्शन में, ये वहां पर आता है। मैं खाली यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको बता रहा हूं कि ये कैसे यूज करते हैं। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है f(a)(b). क्या है? f(a)(b). अब कोई फलन प्रतिलोम होगा या नहीं होगा, अपन सबसे पहले क्या कहते हैं कि कोई फंक्शन प्रतिलोम होगा या नहीं होगा, उसकी कंडीशन होती है। कंडीशन देखो क्या होती है कि वह फलन अपने अंतराल में, मतलब फिक्स रेंज में एक एक की आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक एक की आच्छादक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं 1 एंड ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे? 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले अपन बात करें, यहां पर आपके पास जो भी फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए? एक एक की आच्छादक फंक्शन होना चाहिए। अगर फंक्शन एक एक की आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम होगा। और प्रतिलोम क्या होगा, देखो ज्यादा नहीं बता रहा मैं आपको, खाली ब्रीफ आइडिया बता रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको ओनली ब्रीफ आइडिया बता रहा हूं प्रतिलोम फलन का। ये क्या होगा? A to B में है,
अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो इसका जो प्रतिलोम होगा एफ इनवर्स वो क्या हो जाएगा बी टू ए में। बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब पहले ये ए क्या होता था, डोमेन का काम करता था, एफ का प्रांत। इस ए को क्या बोलते थे अपन, एफ का प्रांत, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है। और ये बी क्या होता था, एफ का सह प्रांत। अगर अपन बी की बात करें तो इसको बोलते थे एफ का सह प्रांत, एफ का सह प्रांत। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन होता था। अब ऐसे ही यहां पर अपोजिट हो गया, बस ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक चेंज हो रहा है कि जो काम यहां पर प्रांत होता था, मतलब डोमेन करता था, यहां पर कोडोमेन करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां पर ये बी क्या हो जाएगा, डोमेन। ठीक है, और ये ए क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो अपन ने ये बात की कि प्रतिलोम फलन, देखो सबसे पहले अपना टॉपिक का नाम था प्रतिलोम वर्तीय फलन, जिसको अपन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं। अपन ने स्टार्ट किया इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से। ठीक है, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होता था, अपन ने बता दिया कि सर्कुलर फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको। उसके बाद में प्रतिलोम क्या होता है। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, प्रतिलोम वर्तीय फलन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें, बेसिकली त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। आपको सबको पता है, 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा पढ़ने कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा होता है कोस थीटा। तीसरा होता है टेन थीटा। चौथा होता है कोट थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा। और छठा होता है कोसेक। थोड़ा सही है, लिखने में दिक्कत आती है बेटा। सिक्स होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 6 फंक्शन अपन ने कहां पढ़े, 11वीं क्लास में। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था। अब मैं यहां पर इन 6 फंक्शन के एक बार डोमेन, अब भाई अपन ने नाम लिया डोमेन के बारे में, तो अपन डोमेन और रेंज पढ़ते हैं। अब देखो मैं फिर से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, डोमेन। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि डोमेन कहते कैसे हैं, डोमेन क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें डोमेन के बारे में। देखो आपके पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, या सपोज करो साइन थीटा आपका फंक्शन है, इट में बी कोस थीटा, इट में बी टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपके पास में 6 फंक्शन है। या सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। हम क्या करते हैं, इसमें थीटा की जो भी वैल्यू पुट कर सके, पॉसिबल वैल्यू पुट कर सके, या इसमें x का कोई भी वैल्यू पुट कर सके, उसको डोमेन कहते हैं। तो डोमेन क्या होता है, अपन बात करें उन वैल्यूज का एक सेट होता है जिस पर कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे डोमेन की। तो x के, देखो इसकी अगर परिभाषा की बात करें, वैसे मैंने आपको PDF फाइल दी है, उसमें आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं डोमेन किसे कहेंगे। सबसे पहले डोमेन की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो x, ठीक है, किसी भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स में x के मानों का समुच्चय, क्या, ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के मानों का समुच्चय, मतलब सेट या ग्रुप, ठीक है, जिस पर फंक्शन आपका डिफाइन होता है। मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 एनीथिंग। लेकिन मेन बात क्या है आपके पास में, सपोज करो मैंने कहा एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें कह रहा है कि आप कुछ भी पुट करो, कुछ भी का मतलब आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें मेन बात क्या है, ऐसा पुट करो कि ये एग्जिस्ट करे। अब एग्जिस्ट की बात आती है कि एग्जिस्ट कब नहीं करेगा। कोई बोले भैया एग्जिस्ट कब नहीं करता है, तो उसकी भी कंडीशंस होती है। एग्जिस्ट नहीं करने की कंडीशन खूब सारी होती है। जैसे एक तो होता है इन्फिनिटी, जैसे आपने कोई ऐसा वैल्यू पुट किया कि इन्फिनिटी आ गया। अब इन्फिनिटी कैसे आता है, अपन बात करें इन्फिनिटी कब आएगा। सपोज करो मैं x का वैल्यू प्लस का 1 पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1,
जो क्या होता है 1/0, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। कोई कहता है सर हम x इक्वल टू -1 भी तो पुट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 1 - 1, अगेन क्या हो गया 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अब आप x की वे वैल्यूज पुट नहीं कर सकते जहां पर ये इन्फिनिटी बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, x का वैल्यू अगर 1 पुट किया तो भी इन्फिनिटी बन रहा है, -1 पुट किया तो भी इन्फिनिटी बन रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस 1 और -1 के अलावा आप इसमें कुछ भी पुट कर दो, एनी नंबर ऑफ इन द वर्ल्ड, आप इसमें दुनिया का कोई सा भी नंबर पुट कर दो, तो फिर ये क्या होगा, वहां पर एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या होता है, फिर से बता रहा हूं, प्रांत किसे कहते हैं, ध्यान से समझे। x का वह मान जिसके लिए कोई भी फलन एग्जिस्ट होता है, उसका एक निश्चित और परिमित मतलब फाइनाइट वैल्यू आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक है, फिर जिसको डोमेन कहते हैं। एक होता है रेंज, सेकंड टॉपिक आएगा रेंज। अगर अपन बात करें रेंज की, कि रेंज किसे कहते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कोई फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, हमने क्या किया, x का वैल्यू पुट किया बिलोंग्स टू r। ठीक है, x का वैल्यू बिलोंग्स टू r का मतलब है कि आपने कोई भी एक ऐसा फंक्शन लिया जिसमें r मतलब कुछ भी पुट कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भैया एफ एक्स बराबर 2x है। अब दुनिया में ऐसा कोई वैल्यू है ही नहीं जहां पर ये एग्जिस्ट नहीं करे। आप चाहे 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रख दोगे 2 आ जाएगा, 2 रख दोगे 4 आ जाएगा, लेकिन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें एग्जिस्ट हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि रेंज, तो x का वैल्यू पुट करने पर जो आपका रिजल्ट या आउटकम आता है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x था, इसमें आपने क्या किया, x का कोई भी वैल्यू पुट किया। मैंने कहा भैया x का मान मैं 0 रख रहा हूं, 1 रख रहा हूं, 2 रख रहा हूं, 3 रख रहा हूं, तो जो रख रहा हूं वो तो क्या होता है, डोमेन, और उसका आउटकम रिजल्ट निकल कर क्या आ रहा है 2x, तो y का वैल्यू क्या आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर -2 भी आ सकता है, फिर क्या आएगा 4, -4 भी आ सकता है, ऐसे +-6 लिख सकते हैं, ऐसे ही +-8 लिख सकते हैं, +-10 लिख सकते हैं। क्या यूं चलता रहेगा क्या ये, तो यूं चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका जो आउटकम आ रहा है वो सम संख्याओं का समुच्चय आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, सम संख्याओं का समुच्चय आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात की अपन ने, अगर अपन टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले डोमेन के बारे में बात की, डोमेन क्या होता है, उसके बाद में रेंज। तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, डोमेन किसे कहते हैं, किसी भी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स में जो x की पॉसिबल वैल्यूज होती है उनका एक सेट या समूह है या ग्रुप होता है, उसको डोमेन कहते हैं। कंडीशन यही है कि फंक्शन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, और रेंज किसे कहते हैं, आपने अगर x का कोई वैल्यू पुट किया, आपने अगर x का कोई भी वैल्यू पुट किया तो उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो हमने 11th क्लास में सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन और रेंज पढ़ा था। देखो वहीं से 12th क्लास बनती है। कई बच्चे ये सोचेंगे सर ये तो आपने 11th में बता दिया था, अब दोबारा क्यों बता रहे हो भाई। अरे भाई हमें क्या चीजें रिलेट करनी पड़ती है। मैथ में क्या होता है, रिलेशन, और जो चीज रिलेशन में होती है ना उसको इंसान कभी नहीं भूलता है। आप अपने बुआ जी के लड़के को, मामा जी लड़के को अच्छी तरह से अगर नाम लेते हैं जैसे रोहित, तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में उसकी एक साइज आकृति बन जाती है कि ऐसा इंसान होगा। तो वैसे ही यहाँ पर अपन क्या करते हैं, रिलेशन करते हैं। रिलेशन कैसे कि साइन थीटा का आप डोमेन और रेंज पता कर लो तो इसके इनवर्स का ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले डोमेन, डोमेन आएगा, फिर आएगा रेंज। अब देखो फंक्शन अपने ऑलरेडी लिख रखा है, यहीं से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कोस थीटा आ गया, ये टेन थीटा हो गया, ये कोट थीटा हो गया, ये सेक थीटा हो गया, और ये आपके पास में कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, अब अपन सबसे पहले कहते हैं कि भैया साइन थीटा में थीटा का वैल्यू, सॉरी डोमेन को थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा,
अपन क्या है, थोड़ा सा ऐसे यहां लिखते हैं डोमेन को, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा में आप थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, मतलब ये हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, दुनिया की कोई से भी वैल्यू पुट कर दो थीटा के लिए हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो उसको बोलते हैं थीटा बिलोंग्स टू आर। क्या बोलोगे? थीटा बिलोंग्स टू आर। और ऐसे कोस थीटा भी होता है, दोनों सेम होते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर। इनमें रिलेशन मानना कि साइन और कोस की रेंज हमेशा सेम होगी। तो हमने क्या कहा, साइन थीटा और कोस थीटा में थीटा की वैल्यू हमेशा आर होती है। ठीक है, क्या होती है? आर। अब इन दोनों का जो रिजल्ट होता है, रेंज होता है, अब रेंज के लिए अपन इसके इक्वल y मान लेते हैं। सपोज करो ये y के इक्वल है और ये भी y के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो फिक्स है। क्या होगा? -1 से 1। कहां से कहां तक होता है? -1 to 1। ऐसे ही अपन आगे बात करें, इसमें भी सेम वही होता है, बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज का मतलब बड़ा कोष्टक होता है। थोड़ा सा लिखने में ऐसा हो जाता है, ये एक बार इसको देख लिया करो आप। आपके पास क्या गया? y बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, तो ये अपने पास किसकी रेंज हुई? साइन और कोस की। दोनों की रेंज हमेशा क्या होगी? सेम होगी। उसके बाद अपन स्टार्ट करें टेन थीटा। तो टेन थीटा में आप थीटा का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू आर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अपन बात करें कि भैया थीटा इक्वल टू π/2, तो tan π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। पढ़ा होगा आपने, क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी तो कोई फिक्स वैल्यू है ही नहीं। इन्फिनिटी के बारे में आप कैसे कह सकते हो कि ये फाइनाइट वैल्यू है, जब ये फाइनाइट है ही नहीं। अगर अपन बात करें इसकी, तो जब ये फाइनाइट वैल्यू है ही नहीं तो अपन फिर इसको यूज कैसे करें? तो इस प्रकार से ऐसे खूब सारी वैल्यूज आएगी। जैसे आपने थीटा का वैल्यू कुछ भी रखा, 3π/2 रख दिया, 5π/2 रख दिया, 7π/2 रख दिया, तो इन सब पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको माइनस कर देंगे। और वो कैसे करते हैं? -2n+1 और π/2, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N, या इसको अपन I भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपिटल N भी हो सकता है या I भी हो सकता है। इसको अपन क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू I। I का मतलब समझते होंगे आप, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो I अपन यूज कर लिया यहां पर। अब अपन आगे चलते हैं। देखो टेन थीटा में क्या हुआ, आपने थीटा का वैल्यू कुछ भी रखा तो रिजल्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। अब वो रिजल्ट क्या होता है? वो होगा y बिलोंग्स टू -∞ to इन्फिनिटी। क्या होगा बेटा? -∞ to इन्फिनिटी। फिर उसके बाद में बात करते हैं अपने पास में कोट थीटा। कोट भी ऐसे ही होता है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा। हमें पता है कि tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। किसका? tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, जबकि कोट में 0 पर, कोट 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो ऐसे तो भैया खूब सारे होते हैं, पाई भी आ जाएगा, कभी 2π भी आएगा, कभी 3π भी आएगा, चलता रहेगा ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें से किसको बाहर कर दोगे? nπ को। किसको बाहर कर दोगे आप? nπ को बाहर कर दो। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ से nπ को बाहर कर दिया। ठीक है, और वही n का वैल्यू क्या है? I है। अब हम बात करते हैं रेंज की, तो ये तो वही क्या हो जाएगा? -∞ to इन्फिनिटी। ये सेकंड बात हो गई। फिर बात करते हैं सेक थीटा की। देखो सेक थीटा क्या होगा, अपन बात करते हैं सेक थीटा के लिए। बात वैसे ही होती है, थीटा बिलोंग्स टू आर।
बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सेक और कोस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हमें पता है कोस 90 कितना होता है 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा सेक 90 इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है। तो हम इस चीज को यहां से देखेंगे और फिर क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हैं कि भैया इसमें क्या होता है 90 पे, ठीक है 90 मतलब पाई बाई 2 पे, फिर ये एक राउंड होता है, सर्कुलर फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे सर्किल पे घूमते रहते हैं रेगुलर। तो फिर 90 पे, फिर तो आगे अपन चले तो 3 पाई बाई 2 पे, तो इसका मतलब इसको वापस से वही 2n + 1 पाई बाई 2, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में n बिलोंग्स टू i। अब देखो इसके रेंज की बात करते हैं। मैंने अभी अभी एक बात बताई आपको कि रेंज डिनोट कैसे करते हैं। हमें पता है कि कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जहां कोस होता है वहां सेक नहीं होगा, और जहां सेक होता है वहां कोस नहीं होता, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो हमें कहा कि भैया कोस थीटा -1 से 1 के अंदर रहता है, तो दुनिया में खूब सारी संख्याएं बचती है, क्या यही थोड़ी है। हम कह रहे हैं कि जहां कोस रहेगा वहां सेक नहीं रहेगा, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहने दो। लेकिन इसके अलावा और संख्या बच रही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे r माइनस, कि जिसको नहीं रहना उसको बाहर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा -1 to 1, ठीक है ये बात हो गई। इसके बाद में कोसेक थीटा, थीटा बिलोंग्स टू r, अब वही बात है माइनस, आपके पास क्या आएगा बेटा जी यहाँ पर n पाई, और सेम y बिलोंग्स टू r -1 to 1। एक मिनट, इसमें ब्रैकेट दोनों में छोटा आएगा क्योंकि -1 और ये एडजस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये छोटा कोष्टक और यहाँ पर भी -1 to 1 में छोटा कोष्टक। तो ये अपने पास में सबसे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट किया है। उस टॉपिक में अपन ने प्रांत और परिसर देखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसकी एक फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट से क्या हो जाएगा ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अपन ने पहले क्या किया, प्रतिलोम वर्तीय फलन की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या कहा कि सबसे पहले वर्तीय फलन क्यों कहते हैं, प्रतिलोम क्या होता है, दो चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली। वर्तीय फलन क्यों होता है, प्रतिलोम क्या होता है, फिर त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, क्योंकि आएगा तो वहीं से। अब अपन बात करते हैं अपने प्रतिलोम वर्तीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन। तो अब टॉपिक पे आते हैं कि इनवर्स फंक्शन को यूज करना अपने को। थोड़ी हैंडराइटिंग दिक्कत आएगी बेटा जी, क्योंकि इसमें बैठने में टाइम लगेगा भी। इनवर्स फंक्शन, अब हमारे पास मेनली वही 6 फंक्शन होते हैं, उनके अपोजिट फंक्शन लेके चलते हैं। y = साइन इनवर्स x, फिर क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन। सेकंड क्या हो गया y = कोस इनवर्स x, ये बराबर का साइन है यहाँ पर। फिर अपन बात करते हैं y = tan इनवर्स x, फिर फोर्थ होता है y = कोट इनवर्स x, फिर फिफ्थ होता है y = सेक इनवर्स x, और सिक्स्थ कौन सा होता है y = कोसेक इनवर्स x। अब हमने क्या कहा कि इनवर्स फंक्शन की सबसे फर्स्ट कंडीशन आपने पढ़ी होगी, इनवर्स फंक्शन की सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है कि वे अपने अंतराल में एक एक की और आच्छादक होने चाहिए। अब यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि भैया अपन यहाँ कहते थे देखो उल्टा तो हो जाएगा कि वहां जो डोमेन था यहाँ रेंज बनेगा, जो रेंज था वो डोमेन बनेगा। लेकिन फर्स्ट कंडीशन हमने कहा कि इनवर्स फंक्शन के लिए, दोबारा से बता रहा हूं मैं, एक एक की फलन होना चाहिए, एक एक की। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं 1 1। वैसे ये डिटेल से आएगा कहां पर, जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन हमें आज इसकी जरूरत हो रही है इसलिए अपन इसको थोड़ा सा देख रहे हैं, हमें इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हो रही है। एक एक की का मतलब क्या होता है कि जैसे y = fx है,
ठीक है ना। तो इसमें x का जब वैल्यू पुट करते हैं तो y का वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको मैं कैसे। जैसे आपके पास कोई फंक्शन था, यही फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर, हमने क्या कहा कि x का वैल्यू 1 रखा तो भी y का वैल्यू 1 आ गया। अगर आपने x का वैल्यू -1 रखा तो भी y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर करना है आपको, -1 का स्क्वायर करना है, दोनों क्या होते हैं, +1 होते हैं। तो इससे साफ साफ क्लियर हो गया भैया कि ये अपना फंक्शन एक एक ही नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हमें तो ये करें एक एक ही का मतलब अगर आप x का वैल्यू कुछ रखते हो तो रिजल्ट जो आ गया वो भविष्य में चाहे दुनिया की कैसे भी राशि रख दो दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक होता है आच्छादक, उसके लिए थोड़ा सा बाद में डिटेल से पढ़ेंगे परिसर के लिए, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता है वो, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है आपको आच्छादक में, क्योंकि आगे भी बताएंगे तो उसके लिए एक क्लास पूरी चाहिए। तो हम क्या करें कि एक एक की आच्छादक फंक्शन की बात करते हैं। तो जैसे साइन थीटा, आप साइन थीटा की बात करो, साइन थीटा के अगर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये ओरिजिन है। आपके पास ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमने आपसे कहा कि भैया साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ 30 है तो यहाँ पाई -30 लिख दो, तो उसको क्या लिख दोगे, 150, साइन 150, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 ही होगा। अब आप 30 की जगह चाहो तो π/6 लिख सकते हो, और यहाँ 150 की जगह क्या लिख दोगे, 5π/6। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब मैं ये सर्किल लेता, ये पूरा सर्किल लेता हूं तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है वो वैल्यू यहाँ आ रही है। अपन बात करते हैं एक एक की, एक एक की आपसे कहता है कि भैया वैल्यू को रिपीट नहीं करना चाहिए, अगर वैल्यू एक बार आ गई तो आ गई, आप उसको चेंज नहीं, रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिलेक्शन किया तो सेकंड का सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर अपन यहां पर बात करें तो ये नेगेटिव होता है साइन, और यहां पर भी नेगेटिव होता है, ठीक है क्या। लेकिन हम क्या कहेंगे कि जब नेगेटिव यहां ले लिया तो फिर इसका सिलेक्शन नहीं करना, तो इसका मतलब क्या रह गया, फाइनली अपन देखें इसमें तो आपका जो फंक्शन होगा साइन थीटा वो एक एक की मतलब सिंगल टाइम कहां से कहां तक रहेगा, केवल यहां से यहां तक। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं पाई। ये तो क्या होता है अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो क्लॉकवाइज में अगर आप यूं चलोगे तो फिर इसको -π/2 बोलेंगे, और इसको -π। इधर से चलोगे तो इधर से चलोगे नेगेटिव आएगा, उधर से चलोगे पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमें क्या कहा गया कि केवल आप यहां से यहां तक रन करना है। इसका मतलब है अगर आप यहां पर -π/2 से π/2 लेते हो तो ही आपका फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे, ठीक है। ये मैंने एक बार बताया आपको, सॉरी डस्टर ढूंढ रहा, डस्टर अपने हाथ में होता है आजकल। क्लास में बेटा आदत पड़ी हुई है कि जब भी अपन को लिखते हैं उसको मिटाते हैं तो डस्टर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आजकल तो क्या है, ऐसा सिस्टम कर दिया कि आपके हाथ में मार्कर है, हाथ में डस्टर है, सब कुछ ऐसा कैसे चलता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर डोमेन और रेंज, अब देखो मैं इसको आपको डिफाइन कर रहा हूं। यहां ले रहे हैं अपन डोमेन, डोमेन का मतलब क्या करोगे, एक्स का वैल्यू पुट करोगे, और यहां ले रहे हो आप रेंज, ठीक है। हमने क्या कहा, डोमेन और रेंज अपने को डिफाइन करनी है फंक्शन के अकॉर्डिंग y = साइन इनवर्स x में। आप एक बात बताओ, मैंने अभी साइन थीटा के लिए पढ़ा, साइन थीटा ने क्या कहा, साइन थीटा की बात करते हैं तो क्या होगा, r से -1 to 1 में होता था क्या, जहां यहां इसको अपन डोमेन बोलते थे और ये रेंज होता था। लेकिन हमने क्या कहा कि भैया यहां इनवर्स फंक्शन है
तो हमें ये पता है कि जब इनवर्स फंक्शन होगा, जो काम एफ ए से बी में होता था, इनवर्स के लिए वो क्या हो जाएगा, बी से ए में। इनवर्स के लिए कहां से कहां हो जाएगा, बी टू ए में, उल्टा हो जाएगा। तो अपन यहां पर क्या बात कर रहे हैं, डोमेन की। तो इसका डोमेन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बिलोंग्स टू -1 to 1। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है, क्योंकि याद तो अपने बहुत पहले कर लिया इसको। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लिखावट में लग रहा है कि शायद लिखा हुआ क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलो कोशिश करेंगे फिर भी आगे से आगे। अब अपने रेंज पढ़ा अभी रेंज में क्या कहा गया आपसे कि फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होता है। तो हमने कह दिया कि अगर आप y का वैल्यू -π/2 से π/2 में लेते हैं तो ही आपका फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज ये 1 1 on 2 मतलब एक एक ही आचार्य तक नहीं होगा। और जब एक एक ही आचार्य तक नहीं है तो आप इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आप कहो कि सर वहां पर तो आपने r लिखा था, तो ये r यहां पर भी r आना चाहिए, लेकिन मैंने उसका रीजन आपको बता दिया क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड, कोस इनवर्स x की बात करते हैं। ठीक है, तो कोस इनवर्स x में आपके पास क्या है, वही x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये आपके पास डोमेन, क्योंकि वहां रेंज था तो यहाँ यही डोमेन का काम करेगा। लेकिन अब इसकी वैल्यू कहां से कहां आपको वो देखना है कि रिपीट नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात है रिपीट नहीं करना चाहिए, तो हम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं कि भैया इसका रेंज क्या हो, ये यहां से समझ में आएगा। एक्स एक्स वाई एक्स ओरिजिन एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है क्या, और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो यहां आएगा वही यहां आएगा, दोनों जगह प्लस हो रहा है। तो या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को सिलेक्शन करो या फोर्थ का। तो हम हमेशा स्टार्ट नीचे से करते हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे नंबर आता है। तो हमने इसका सिलेक्शन कर लिया एक तो, फिर यहाँ नेगेटिव होगा तो इसका मतलब 100%। इन दोनों में तो ये अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता। तो हमें पता है कि ये राउंड कहां से कहां रन करेगा, 0 to π। मैं फिर कह रहा हूं कि इसका रेंज क्या आएगा, 0 to π। क्यों आएगा पता लग गया होगा आपको, क्योंकि उसका -π/2 से π/2 आया था, इसका आ रहा है 0 to π। उसका रीजन था क्योंकि साइन थीटा हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, जबकि कोस थीटा फर्स्ट में प्लस होता है और सेकंड में माइनस होता है। ठीक है, थर्ड बात करते हैं 10 की। अब वहां अपने पास क्या रहा था, x बिलोंग्स टू -∞ to ∞ आ रहा था क्या। तो यहां पर अब बात करें 10 की, 10 का भी वही कंसेप्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फोर्थ में नेगेटिव होता है, वैसे सेकंड में भी होता है। अब देखो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, मोस्टली मैंने देखा है क्या कन्फ्यूजन होता है। कोई बच्चा आके मुझे ये कहे कि सर आप कह रहे हो ये 0 है, ये π/2 है, ठीक है, और ये पाई है, इधर से आते हो ये तो माइनस का π/2 है और ये माइनस का पाई है। 10 यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, श्योर होगा, मैं भी मान रहा हूं इस बात को। और यहां पर क्या होगा, माइनस और यहां पर प्लस। तो इसका रेंज 0 से पाई क्यों नहीं आ सकता, जबकि सिलेक्शन कहां से कहां तक करते हैं, -π/2 से। मतलब यहां पर इसकी जो रेंज लिखते हैं वो क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, छोटा ब्रैकेट आता है। तो कई बच्चों के डाउट आता है मन में या दिमाग में, कई बार वो सोचते हैं कि सर जब ये यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था तो आपने 0 से पाई क्यों नहीं लिया भाई, ये क्यों लिया। तो उसका रीजन है कि जब भी अपन x और y के जो थीटा की वैल्यू लेते हैं वो आंकिक रूप से छोटी होनी चाहिए। आंकिक रूप मतलब साइन नहीं निकलता है, वैसे तो माइनस हमेशा छोटा होता है, लेकिन आंकिक रूप से। जैसे 120 डिग्री है, ठीक है, और आपके पास में एक 90 डिग्री है। अब वैसे मेरे नियम के अकॉर्डिंग ये छोटा है, लेकिन आंकिक
मतलब आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसमें आपको कभी भी साइन नहीं देखना, तो साइन चिन्ह नहीं देखोगे तो इसका मतलब यहां पर ये आंकिक रूप से 90 आपका छोटा होगा। ठीक है, तो फिर यहां पर अपन बात करें कोट इनवर्स में, हमने कहा कि इसमें सॉरी साइन 10 में पता लग गया -π/2 से π/2 क्यों ले रहे हैं। एक आप इसमें छोटा ब्रैकेट लोगे, उसमें बड़ा कोष्टक लोगे। कोट में वही सेम प्रोसेस होता है, -∞ टू इन्फिनिटी ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी हो गया। अब यहां पर भी बात आती है कि अब ये यहां प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये फिर आ गया, प्रॉब्लम ये आ गई। लेकिन इसमें क्या लिया जाता है, हमेशा 0 से पाई लिया जाता है। क्या लोगे, y बिलोंग्स टू, अब फिर प्रॉब्लम आ गई। बच्चे कहते हैं सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, ये तो दोनों एक नियम को फॉलो करते हैं, फिर आपने इसमें 0 से पाई क्यों लिया। उसका रीजन भी होता है एक, क्योंकि π/2 पे कोट हमेशा 0 होता है। मतलब आप यहां से यहां जाओगे तो यहां इन्फिनिटी होगा और यहां इन्फिनिटी होगा और बीच में ये ब्रेक नहीं होगा। जबकि 10 पे आते हैं ना तो 10 यहां से ब्रेक हो जाता है, तो उसका रीजन ये होता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेक इनवर्स एक्स का अगर अपन बात करें सेक की, तो जहां कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ रखा है, तो बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पर वही बात आ गई, ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, बट π/2 नहीं होगा, क्योंकि π/2 पे कोस सॉरी सेक क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। फिर कोसेक में बात करते हैं तो वही सेम प्रोसेस है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और यहां पर ये वापस से y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और उसमें क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, मंजिला कोष्ठक है जिसको अपन करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास में ये जो ये मैंने बताया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री की बात की, इसमें अपन ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए पढ़ा, अब यहाँ पर अपन ने ये पढ़ लिया। अब देखो इसमें अगर याद करने का मेथड देखें तो 3 फंक्शन -π/2 से -π/2 में डिफाइन होते हैं। कौन कौन, एक तो होगा साइन, फिर होगा टेन, कौन होगा, साइन होगा, टेन होगा, और एक कोसेक होगा। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, साइन में क्लोज ब्रैकेट होगा, साइन में क्लोज ब्रैकेट होगा, टेन में ओपन ब्रैकेट होगा, और कोसेक में आपको 0 को बाहर करना पड़ेगा। ऐसे ही 3 में होता है 0 से पाई। अब उसमें भी डिफरेंस आता है कि जैसे कोस में 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट होगा, अगर अपन बात करें कोट में तो उसमें ओपन ब्रैकेट मतलब छोटा कोष्ठक होगा, और अपन बात करें सेक में तो उसमें π/2 को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और याद कर लेना। अब इसमें एक बात और देखें कि जैसे x लेस देन 0, तो इसका मतलब ये 3 सिस्टम, एक तो साइन इनवर्स, ठीक है, एक आएगा टेन इनवर्स, और एक क्या जाएगा, जैसे अपन बात करते हैं कोसेक इनवर्स। तो ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, नेगेटिव होते हैं। और अपन बात करें ऐसे ही x लेस देन 0, जैसे एक तो कोस इनवर्स x की बात करें, एक कोट इनवर्स x की बात करें, एक सेक इनवर्स x की बात करें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अब इसमें कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं किया जाता, तो कई बार
एक सिंपल सी बात पूछ ली जाती है, क्या इनवर्स फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करते हैं, तो आप उसका रिप्लाई क्या करोगे कि नहीं भैया नहीं करते। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपन ने क्या देखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एक छोटा सा पोर्शन है वो अपन स्टार्ट किया है और उसको अपन ने कंप्लीट किया है। तो बेटा आज का जो टॉपिक है मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक तो एसआर की जो डिजिटल क्लासेस है उसमें आपको ज्वाइन करना है, ये आपके यूट्यूब पे आएगा, अपना जो एसआर के का ऐप है उस पर भी आएगा। आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने जितने भी दोस्त हो उनको भी दिखाना है। बेटा ये हमारा एक पढ़ाने के साथ साथ में एक ऐड का तरीका भी है। और मान लो आपका कोई एक दोस्त है, उसकी थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्थिति डाउन है, तो आप उसको ये अपने जो वीडियोस हैं शेयर करें, लाइक करने के लिए बोले, तो ये अपना देखो हमारा फायदा होगा कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा फैलेगा और बच्चे का फायदा है कि उसको सीखने को मिलेगा। इसी के साथ अपन एक वीडियो को आज फिनिश करते हैं। ओके बाय।